सो हेलो गुड्डू गुड़ियास, कैसे हो आप लोग। टेक्निक से भैया इजी है। तो जैसे कि हमारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर साइंस टू। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था साइंस वन की स्ट्रेटेजी के बारे में, एंड इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक ऑन स्ट्रेटेजी फॉर साइंस टू। अब इसे एक चीज देखना कि जो पेपर पैटर्न है वो साइंस टू का एंड साइंस वन का सेम है, बस डिफरेंस इज कि चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके साइंस वन एंड साइंस टू में, एंड वन मोर डिफरेंस इज कि कैसे पढ़ना है, उसके कंसेप्ट के बारे में डिफरेंस है, एंड उसके अप्रोच के बारे में डिफरेंस है। अब अप्रोच कैसा है मैं आपको बताता हूँ। साइंस वन का अगर आप अप्रोच देखोगे तो वो आपका कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल है, बट जो साइंस टू में जो आपका अप्रोच है वो ऐसा है कि साइंस टू में अगर आपको सक्सीड होना है तो उसका अप्रोच ऐसा है कि रिवीजन एंड प्लस है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने ये दो चीज को अपने अच्छे से समझ लिया तो साइंस में आपका आराम से 38 प्लस आ जाएगा 40 में से। रिवीजन इसलिए बिकॉज ये आप जो चैप्टर देख रहे हो 10 के 10, ये 10 के 10 चैप्टर बहुत लेंथी हैं, ऐसा सबको लगता है बट ऐसा है नहीं। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 लेंथी है, चैप्टर नंबर 6 लेंथी है, चैप्टर नंबर 7 8 इक्वल इक्वल सा है। ये आपका सीक्वेंस हो गया। बट चैप्टर नंबर 9 10 एंड ये फोर्थ बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। इसके पहले हम आगे डिस्कस करते हैं कि चैप्टर को हम कैटेगराइज कर लेते हैं, कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा मीडियम है। तो देखो, अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 9 10 ये आता है आपका इजी में। फिर अगर हम बात करें आगे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया। ये आपका आता है मीडियम कैटेगरी में। एंड फिर आपका सेकंड थर्ड, तो चैप्टर नंबर सेकंड हो गया, चैप्टर नंबर थर्ड हो गया, एंड चैप्टर नंबर आपका सेकंड थर्ड आपका आ गया हार्ड कैटेगरी में कह सकते हैं हम। ये आपका सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब आपको सारे चैप्टर्स को अलग तरीके से डील करना है, सारे चैप्टर में कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें आपका डार्विन्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फिर एविडेंसेस इंपॉर्टेंट है जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। फिर लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पार्ट वन एंड पार्ट टू में डिफरेंस है। देखो, पार्ट वन है ना आपके बॉडी के इनसाइड, मतलब अंदर के जो पार्ट मैकेनिज्म है उसके ऊपर मोस्टली है, जैसे कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सारी चीजें हो गए। ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड के पार्ट वन में। अब पार्ट टू की बात करें, लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू के अंदर, तो ये आपका ये ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्शन के ऊपर आता है कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब आपका हो गया। एंड जो प्लांट्स की बात करें फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हिबिस्कस वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। फिर आपका इसमें एक और चीज आता है वो है कि ट्विंस के बारे में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो ये आपका ये पूरा चैप्टर हो गया आपका ये चैप्टर नंबर थर्ड में पार्ट टू में। तो आपको लाइक समझ में आपको पढ़ना क्या है। फिर आप आते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट तो भाई आप बहुत अच्छे जानते हो, ये आपका ईवीएस का पार्ट है, एंड इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का वो है ये ज्यादा मोलाय वाला पार्ट है ना। आप अगर अपना टेक्निक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वो पार्ट एक पैरा में है, एक ब्लू पार्ट में है, तो आपका ज्यादा मोलाय वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैसे एनिमल जो कि इंडेंजर स्पीसीज है, ऐसे ऐसे, ये आपका इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर जो आपका जो फिफ्थ चैप्टर है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिंपल सा है कि टरबाइन वाला पार्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, विंड टरबाइन इंपॉर्टेंट है, सोलर पैनल, ये सब का इसमें आ जाता है। एनिमल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट है, फाइलम एंड सब फाइलम, जो कि ऐसा चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन जो कि गजब रिमेम्बरेबल चैप्टर है। रिमेम्बर चैप्टर है बिकॉज आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है और रिवाइज करते रहना है।
अगर आप ऐसा कि आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हो फिर आप छोड़ देते हो तो भाई फिर आप भूल जाओगे, जितना पढ़े हो भूल जाओगे। बिकॉज इसमें जो जो टर्म्स है ना, जो वर्ड्स है ना, बहुत लाइक टफ 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 वर्ड्स हैं कि भाई आपको कैसे एनलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चैप्टर को आपको ना बहुत थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप उसको 4 से 5 बार रिवाइज करते हो तो भाई आप मानो कि आपकी याद रहेगा। और अगर आपको 2-3 बार इसको पढ़ना पड़े तब जाकर आपको समझ में आएगा ये चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। इस सारे चैप्टर्स में जो ये है इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। फिर आपको जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें पढ़ना सिंपल है कि भाई इसमें आपको ये मिल्क योगर्ट कैसे बनता है, ये आपका ब्रेड क्या हो गया, ये सब सारे आपको मतलब फूड स्टफ्स के बारे में हो गया। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें आपका बायोटेक वाला पार्ट आ गया, जैसे कि क्लोनिंग क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। एंड फिर जीएनसी क्या हो गया, ये सब चीज़ हो गए। एंड सोशल हेल्थ, ये तो आपका भाई सेल्फ स्टडी का चैप्टर है। इसमें लाइक आपको माइंडसेट दिखता है कि बंदे का कैसा माइंडसेट होना चाहिए। जैसे कि आपका दोस्त है वो हमेशा सेल्फी लेता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, रोड लाइक सेल्फी लेते हो उसको क्या सजेस्ट करोगे। तो उससे आप ना वो आप ना क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन आंसर का चैप्टर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेगा एंड उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ये वहाँ ये चैप्टर है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में तो आपको अच्छा से पता चल गया होगा, बिकॉज अभी करंटली जो वॉर लाइक सिचुएशन था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें आपने सुना कि ड्रिल करवा रहे हैं, मॉक ड्रिल। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मॉक ड्रिल वाला पार्ट। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, यहीं से क्वेश्चन बनता भी अच्छा खासा। ये सब आपका चैप्टर हो गया। अगर आप दिमाग लगाओ अच्छे से तो आप ये तो चैप्टर को 4 से 5 घंटे के अंदर अगर आप टाइम दोगे तो ये तो चैप्टर पर 4 से 5 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा और एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा। तो आपका इसका सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न तो सेम है, साइंस 1 की जैसा ही है, जैसे कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपको समझ में आ गया। इसमें भी डायग्राम का रोल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से करोगे जिसमें भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें ना सबसे ज़्यादा एक और चीज़ है, जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है, ये आपका ब्रह्मास्त्र काम करेगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक बड़े अच्छे रीडिंग किया तो भाई साहब से आपको पूरी रख सकता 40 में से 40 लाने में। लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, कोई नहीं रोक सकता 40 में से 40 लाने में अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग भी किया तो। अदरवाइज में 30-39 तो आराम से आएगा आंख बंद करके। बट इसलिए आपको टेक्स्ट बुक बड़ा अच्छा रीडिंग करना पड़ेगा। एंड आपको रिवीजन पे, कंसेप्ट रिवीजन पे, अंडरस्टैंडिंग पे, टेक्स्ट बुक रीडिंग पे, ये 3 आपके ब्रह्मास्त्र हैं साइंस 2 के लिए। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो भाई आप आराम से 38+ निकाल ले जाओगे साइंस 2 में। एंड मेरा अब बात करते भैया आपका मार्क्स कितना कटा था साइंस 2 में, तो साइंस में आएगा 2 ही मार्क्स कटा था, बट दोनों मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में फिर कटा था। साइंस 1 और साइंस 2 दोनों में जो मार्क्स कटा है ना भाई ऑब्जेक्टिव में कटा था। इसलिए मुझे साइंस में 95 आए हैं आउट ऑफ 100। एंड जो 5 मार्क्स हैं भाई ऑब्जेक्टिव में गए, और ऑब्जेक्टिव में क्यों गए क्योंकि मैंने टेक्निकल रीडिंग नहीं किया। साइंस में तो भाई मैंने अच्छे से किया ही नहीं, इसलिए मैं मार्क्स कट गया। बिकॉज याद रखना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं और टेक्स्ट बुक के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए चैप्टर सब लेंदी है तो कहीं से पकड़ लेंगे, मार्क्स पूछ लेंगे और बच्चे का मार्क्स काटेंगे। एंड दैट इज द पॉइंट। साइंस में तो भाई मैंने वो सब नहीं किया, क्या नाम है आपका पीवाईक्यूज वाले पार्ट है उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन बैंक से मैंने एमसीक्यू लेटर नहीं पढ़ा तो उसमें वहाँ से मार्क्स कटेगा। एंड साइंस में तो भाई मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा तो यार मेरा मार्क्स ऐसे में मार्क्स कटा था, लाइक अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 से 4 बार आपको टेक्स्ट बुक को रीडिंग करना है, तो मैंने बस 1 ही 2 बार किया, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। तो इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स याद थे जहाँ से मैं मार्क्स निकाल ले गया। बट इतना ईजी नहीं है। अगर आपको 30+ लेके आना है तो जो मैं आपको बताया हूँ ये आपको अच्छे से ऐसे करना है। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये बता दिया है। जहाँ से अपन देखो यहाँ पे चैप्टर का वेटेज भी है, मार्क्स वाइज ये एक ऑप्शन है, ये आपको बड़ा सिस्टम हो गया। अब जैसे मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी चालू करूंगा तो उसमें आपको मैं सारे चैप्टर्स में बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड 101% वाला पार्ट है, वहाँ वो कौन से टॉपिक है जो 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। ये सब सारे पार्ट्स हैं जहाँ से आपका गेम चेंज हो जाएगा। इसमें आपको अच्छे से फोकस करना है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा साइंस 1 का भी स्ट्रेटेजी, साइंस 2 का भी स्ट्रेटेजी। डिफरेंस इसमें ये है कि साइंस में आपको रिमेम्बराइज बहुत करना है, रिवीजन बहुत करना है साइंस 2 में एज कम्पेयर टू साइंस 1 में। बेसिक डिफरेंस क्या है, साइंस में आप एक बार चैप्टर को पढ़ लिए तो आपको बस उसका एक हल्का सा ओवरव्यू मिलेगा। साइंस में क्या, अगर चैप्टर को 1-2 बार ही पढ़ लिए तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, बिकॉज उसमें आपका कंसेप्ट आता है।
कैसे क्या कंसेप्ट निकालना है। बट साइंस में ऐसा नहीं है, बिकॉज आपको पढ़ना ज़्यादा है। इसमें कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं, नेक्स्ट जो टर्म्स है, वर्ड है, जो बहुत लेंथी है, जिसको प्रोनाउंस करने में टाइम लग जाता है। मैं तो कैसे प्रोनाउंस करूँ, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, आपके सब मेडिसिन के भी नाम आएंगे आपका चैप्टर नंबर 8-7 के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी में आऊंगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा चैप्टर के बारे में कैसे कैसे पढ़ना है। बट आपको एक ओवरव्यू हो गया स्ट्रेटेजी के बारे में। आपका ये अगर स्ट्रेटेजी होता है तो आप आराम से 38 प्लस लेके आ जाओगे साइंस 2 में। दैट्स व्हाट डिफरेंस कहीं नहीं है। और जहाँ पे आपको जो डिफरेंस बनेगा वो है आपका पीवाईक्यू वाला पार्ट, एंड आपका ये क्या नाम है, टारगेट के एमसीक्यूज। तो ये कर लोगे, आपका काम आराम से बन जाएगा। आप इसको यूज करके देखना, लाइक फॉलो करके देखना है, आपको उसका रिजल्ट आपके यूनिट टेस्ट से आपको मिलना चालू हो जाएगा। So that's all from this video. In the coming video, we'll talk about the strategy for the history and political science. So तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड भाई वेकेशन का टाइम तो अच्छे से यूटिलाइज करिए, बिकॉज ये टाइम है जब अपने कॉम्पिटिटर से एज ले सकते हो। बिकॉज ऐसा होता है कि बच्चे नवंबर दिसंबर के आसपास से जागते हैं, मेजोरिटी बच्चे अक्टूबर नवंबर के आसपास से जाके पढ़ने के लिए। बट अगर आप अभी से लीड मिलोगे तो आप आराम से, कोई डिफरेंस नहीं है कि आप आराम से 90 स्कोर कर ले जाओगे। अगर आपने अगर कंसिस्टेंसी पढ़ाई किया, अगर वो लाइन को ध्यान को क्या नाम है, 12 महीने आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे एक दिन पढ़ना है, नहीं, आपको 12 महीने से पढ़ना है 8-9 घंटे के पेस में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू अ लॉट, बाय बाय।